हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाहे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपना प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन, और सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं आज गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हम लोग यही दो टॉपिक कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जनरल टर्म्स वगैरह क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि गैल्वेनिक सेल होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब वो बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात करें ना, तो जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। अब सवाल यहाँ पे ये आता है ना कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या है और केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात करें ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जहां पे हम लोग केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कैसे होता है। हम क्या बोले, एक बार बड़ा आराम से बात को सुनना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग सेल के कंडक्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली तीन पार्ट होगा। पहला जो पार्ट होगा वहां पे आप लोग ये देखोगे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। और थर्ड पार्ट में हम लोग कंडक्टेंस ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस यूनिट वी विल आल्सो डील विथ कंडक्टेंस ऑफ सेल। इस यूनिट में हम लोग सेल के कंडक्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तीन पोर्शन होगा। पहला जो पोर्शन होगा वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। सेकेंड पोर्शन में आप लोग को ये पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। और थर्ड पोर्शन में हम लोग सेल के कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यही मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एंटायर रोड मैप होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ जनरल टर्म का यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो पहले हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहला टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत बार हम यूज करेंगे। अब समझो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको कहते हैं। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में सेल्फ डिसोसिएशन टेंडेंसी शो करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसका अगर हमको डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सब्सटेंस which shows self dissociation tendency in aqueous solution।
in aqueous solution is known as electrolyte। वैसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में सेल्फ डिसोसिएशन टेंडेंसी शो करे, मतलब अपने आप अगर टूट जाए, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर आप लोग से ये पूछा जाए ना कि कुछ एग्जाम्पल बता दो इलेक्ट्रोलाइट का, तो सुनो एग्जाम्पल क्या क्या होता है। अब वो जितना भी एसिड है, जितना भी बेस है, या फिर जितना भी सॉल्ट है, सब का सब एग्जाम्पल है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का। जितना भी एसिड हो गया, जितना भी बेस हो गया, या फिर जितना भी सॉल्ट हो गया, सब का सब एग्जाम्पल किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का बात करें ना, तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का बात किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो दो टाइप क्या क्या है? एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा का नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग आराम से इस बात को समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो चलो देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो देखो, तुम नाम से ही पता कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या किसको कहेंगे? जो एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट which dissociates completely in aqueous solution, completely in aqueous solution is known as strong electrolyte। वो इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली पूरा तरह से डिसोसिएट कर जाए, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल पूछा जाए ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है? जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, या फिर जितना भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। इसका उल्टा कर दो, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा था, तो वीक किसको कहेंगे? जो पार्शियली डिसोसिएट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं the electrolyte which partially dissociates in aqueous solution, which partially dissociates in aqueous solution is known as weak electrolyte। जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट कर जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल का बात करें ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? जितना भी वीक एसिड हो गया, जितना भी वीक एसिड हो गया, या फिर जितना भी वीक बेस हो गया, ठीक है, या फिर जितना भी वीक सॉल्ट हो गया, ये सब एग्जांपल होगा तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, अब देख, इसका डेफिनेशन तुमको कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा नहीं जाता है, बट जब हम लोग सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट का यूज हम लोग बहुत बार करते हैं। तो बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग किसको कहा जाता है और वीक किसको कहा जाता है।
साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल्स याद रखना, एसिड, बेस और सॉल्ट। अगर स्ट्रांग है तो एसिड भी स्ट्रांग होगा, बेस भी स्ट्रांग होगा और सॉल्ट भी स्ट्रांग होगा। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात किया गया है तो एसिड भी वीक होगा, बेस भी वीक होगा और सॉल्ट भी वीक होगा। क्या बात मेरा यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो जनरल टर्मिनोलॉजी का बात करने वाले हैं वो है सेल, जो कि आप लोग का स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। अब ये सेल किसको कहते हैं? यहां पे हम लोग बायोलॉजी वाला सेल का बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टर्म में सेल के बारे में। और केमिस्ट्री में सेल होता है बैटरी के लिए। जो बैटरी आप लोग दिखाई देखते हो ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब उसी बैटरी को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसका डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, जो बैटरी आप लोग रिमोट वगैरह में डालते हो उसमें क्या होता है? उसको अगर हम तोड़ के देखें तो अंदर में केमिकल्स होता है। वो केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहा होगा और वो जो केमिकल है रिएक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तुम्हारा रिमोट है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको चलाने में उसको चलाने में काम आता होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि सेल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर में केमिकल्स फिल्ड होता है, और वो केमिकल आपस में रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर हम लोग एक और तरह से बोल सकते हैं, सेल में एक और काम हो सकता है कि वहां पे पहले से केमिकल प्रेजेंट होगा और हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें और वो केमिकल आपस में रिएक्ट करना शुरू कर जाए। ठीक है। तो सेल को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी एक ऐसा कंटेनर जहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उन सारे कंटेनर को ही हम लोग सेल कहते हैं। तो अगर हम सेल को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कंटेनर इन विच chemical energy is converted into electrical energy or electrical energy is converted into chemical energy is known as सेल। तो कोई भी एक ऐसा कंटेनर जहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, उन सारे कंटेनर को हम लोग सेल कहते हैं। अब अगर तुम क्या किया ना, बड़ा सा एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, वहां पे तुम केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे, तो वो जो बड़ा सा कंटेनर तुम लिए हो, बाल्टी लिए हो, उसको भी हम लोग सेल कह सकते हैं। तो कोई भी कंटेनर, वो कुछ भी हो सकता है, अगर वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उन सारे कंटेनर को हम लोग सेल कहते हैं। अब वो जो सेल होता है ना, वो दो तरह का होगा। अपना जो सेल है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। और वो दो तरह का क्या क्या है ये समझो। एक जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो एक को नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेल दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब सवाल यह है ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक किसको कहते हैं? आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल का कुछ और नाम सुन लो। इलेक्ट्रोकेमिकल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या फिर इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। वोल्टेइक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही इस चैप्टर में हम गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक बोलेंगे। ज्यादातर टाइम हम गैल्वेनिक का ही यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वैसा कोई सच नाम नहीं है। तो अब हम लोग एक एक करके यही बात करने वाले हैं
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं। तो चलो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग सेल के बारे में जान लिए, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में। तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपना पहला टाइप ऑफ सेल, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग किस नाम से बुलाते हैं बोलो? इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, या फिर इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलेंगे या फिर वोल्टेइक सेल भी बोलेंगे। ठीक है, तुम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, जिसको तुम लोग जनरली नहीं पढ़ते हो, ठीक है, पर अगर एनसीईआरटी बुक टर्न करोगे तो वहां पे आप लोग को यह दिखेगा कि एक सेल का नाम दिया हुआ है डैनियल सेल। तो देखो, हर एक गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल नहीं बोलते हैं। डैनियल सेल एक खास कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड को बोला जाता है। मतलब जितना भी गैल्वेनिक सेल है उसको डैनियल सेल नहीं बोल सकते हैं, मगर डैनियल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल नाम दे सकते हैं। अब डैनियल सेल किसको कहते हैं ना, तो जब हम कंस्ट्रक्शन बताएंगे उस समय बता देंगे कि डैनियल सेल किस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। अभी फिलहाल हम लोग अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे रहते हैं। अब देख, कुछ भी चीज रटने का नहीं होता है। अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात करें तो नाम में ही यहां पे इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिकल। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है? केमिकल। अगर हम इलेक्ट्रो का बात करें तो है इलेक्ट्रिक करंट, और केमिकल का बात करें तो क्या है? केमिकल रिएक्शन। यानी यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा सेल जहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट, अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब यहां पे केमिकल रिएक्शंस होगा। अब यहां पे जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। वो कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ना, यहां पे जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, आराम से समझो। वो प्रोसेस जो अपने आप हो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जिसको कराने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़े उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे ये जो पेन है, ठीक है, अगर हम इसको यहां पे रख दें और इसको छोड़ दें तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा। इसको कराने के लिए कोई एनर्जी हम लोग को देना पड़ा क्या? नहीं। तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मगर अगर हम लोग इसको ऐसे रखें और इसको ऊपर ले जाना चाहे, तो इसको अगर हम छोड़ दे और चाहे ये अपने आप ऊपर चला जाए तो जा सकता है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको कराने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़े वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और जिसको कराने के लिए कोई एनर्जी ना देना पड़े उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब सुनो, अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन बोलना चाहे तो जितना भी पॉइंट बोले हैं ना, सबको मिला के हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे। क्या क्या पॉइंट बोले? पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है, इसको कराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बस तुम क्या करो, एक कंटेनर लो, उसके अंदर में जो भी केमिकल्स है उसको डाल दो, वो अपने आप रिएक्ट करेगा और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह के कंटेनर यानी सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो अब अगर इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? कोई भी एक ऐसा सेल, द सेल इन विच spontaneous redox reaction occurs due to which chemical energy is converted into electrical energy is known as electrochemical cell। तो हम क्या बोल सकते हैं? this cell in which spontaneous redox reaction occurs due to which conversion of the cell in which spontaneous redox reaction occurs due to which conversion of chemical energy into electrical energy
ठीक है। द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस is known as electrochemical cell. is known as electrochemical cell. तो यही है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ऐसा सेल जहां पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक चीज पूछा जाता है, यहां पे फ्री गिब्स एनर्जी का चेंज पूछा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फ्री गिब्स एनर्जी का चेंज को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी नेगेटिव आता है। तो ये भी बात याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी का जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये बहुत बार तुमसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। और अगर ये पूछ लेना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्री गिब्स एनर्जी का चेंज नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। इसी वजह से यहां पे फ्री गिब्स एनर्जी का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ना अपना दूसरा टाइप ऑफ सेल के बारे में जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो चलो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बाबू अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, एक ऐसा सेल जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहां पे भी जो रिएक्शन होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब तुम खुद सोचो केमिकल एनर्जी में, ठीक है, अगर हमको कन्वर्ट करना है, मतलब केमिकल रिएक्शन कराना है, तो उसके लिए हम लोग बाहर से क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तब वहां पे प्रोसेस चालू हो रहा है। तो बताओ ये जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सेल जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो, एक ऐसा सेल जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब याद करो जब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होके केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ था तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले थे, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था इसलिए डेल्टा जी का साइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नेगेटिव बोले थे। यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे जो डेल्टा जी का साइन होने वाला है वो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब यही सारा डेफिनेशन को हम लिखने वाले हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs. The cell in which non-spontaneous redox reaction occurs due to which conversion of electrical energy into chemical energy takes place is known as electrolytic सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग किसको कहते हैं, एक ऐसा सेल जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अगर डेल्टा जी का साइन पूछा जाए तो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होगा। अब ये सवाल हम आप लोग में छोड़ते हैं, आप लोग जवाब देना कमेंट में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव क्यों होता है। हालांकि हम एक्सप्लेन भी किया है, बट आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो जरूर आंसर करना
कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव क्यों होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल। तो एक बार जल्दी से हम बता देते हैं सेल किसको कह रहे थे। तो कोई भी एक कंटेनर जहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो या इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो, उसको सेल कहते हैं। सेल दो तरह का था बाबू, एक को हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल और दूसरा को बोल रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल का दो और नाम बताए, एक गैल्वेनिक और दूसरा वोल्टेइक। हालांकि एक और नाम यूज होता है डैनियल सेल। तो सारा गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल नहीं बोलते हैं, एक खास कॉम्बिनेशन से जो सेल बनता है उसको डैनियल सेल बोलते हैं। तो वो हम बता देंगे जब कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं? एक ऐसा सेल जहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग किसको कहते हैं? एक ऐसा सेल जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए फ्री गिब्स एनर्जी का चेंज जो है वो नेगेटिव आता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए फ्री गिब्स एनर्जी का जो चेंज है वो क्या आएगा? पॉजिटिव। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम लोग बात करने वाले हैं वो अब हम लोग चैप्टर का अपना पहला पार्ट शुरू करेंगे, जो कि होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन को पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब एक बार वापस से बताओ, ये जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका दो और नाम था, याद है क्या? इसका एक नाम था गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल। तो गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। तो चलो हम लोग देर ना करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ही हम तुम लोग के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के दिखाते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को बताना है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया था उसी को हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। जो फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल जो बनाया गया था ना, उसी का नाम था डैनियल सेल, ठीक है। अब बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग वही डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और उसी के हेल्प से तुम बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन सीख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का दो कंटेनर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? दो कंटेनर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करते हैं। दोनों कंटेनर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या करते हैं? फिल करते हैं। पहला वाला जो कंटेनर है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किए थे वो था ZnSO4, और दूसरा वाला जो कंटेनर है उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करेंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो होगा CuSO4। तो पहला वाला में हम लोग ZnSO4 को रखे थे और दूसरा वाला में CuSO4 को रखे हैं। अब दोनों जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें हम लोग मेटल का रॉड इंसर्ट किए थे। तो इस वाला कंटेनर में भी एक मेटल का रॉड इंसर्ट किए थे जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होना चाहिए, और इस वाले कंटेनर में भी हम लोग एक मेटल का रॉड इंसर्ट किए थे। अब आराम से बात को समझना, मेटल का रॉड डालने का क्या कंडीशन है। सॉल्ट में जो मेटल है ना उसी का यहां पे रॉड होना चाहिए। तो यहां पे एक रॉड होगा Zn, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट में Zn एटम था। और यहां पे जो मेटल का रॉड होगा, आप लोग बता सकते हो यहां पे मेटल कौन सा है? कॉपर। तो रॉड भी किससे बना होगा? गुड, कॉपर से बना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों मेटल का रॉड को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं और बीच में वोल्ट मीटर डाल देते हैं, ताकि जहां पे जो भी करंट प्रोड्यूस हो यहां पे हम लोग को वोल्ट मीटर में उसका रीडिंग पता चल सके। अब ZnSO4 और CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हमेशा आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे दो आयन प्रेजेंट होगा। ZnSO4 में दो आयन होगा, एक Zn2+ और दूसरा होगा SO4 2-। सिमिलरली CuSO4 भी अपने आयंस के फॉर्म में होगा और दो आयन प्रेजेंट होगा, एक Cu2+ और दूसरा होगा SO4 2-। ठीक है। अब इनिशियली अगर बात किया जाए, इनिशियली मतलब शुरुआत में हम बात कर रहे हैं, जब सेल रिएक्शन रिएक्शन वगैरह कुछ शुरू नहीं हुआ होगा, तो इनिशियली ये दोनों आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा और यहां पे भी ये दोनों आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। अब
Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब ये ऑक्सीडाइज करना चाहता है। अब ऑक्सीडाइज जब करेगा तो क्या होता है, इस बात को आराम से समझना, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे ना तो एक बार में आराम से समझ में आ जाएगा। हम क्या क्या पॉइंट बोले, एक एक चीज को पकड़ते जाओ। Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, और ऑक्सीडाइज करने के टाइम पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोड का Zn एटम Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आराम से बात को समझो। Zn का इलेक्ट्रोड में जो Zn है वो Zn2+ के फॉर्म में ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर में चला जाएगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है, Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो Zn में जो इलेक्ट्रोड का Zn इलेक्ट्रोड में जो एटम है वो Zn2+ में कन्वर्ट होके ऑक्सीडाइज हो जाता है और इलेक्ट्रोड में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इधर वाला जो रिएक्शन है, इधर वाला जो सेल दिखाई दे रहा है उसमें क्या रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीडेशन वाला। और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Zn पहले इलेक्ट्रोड में था सॉलिड के फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज कर जा रहा है और ऑक्सीडाइज करके किस में बदल रहा है, Zn2+ के फॉर्म में। और जैसे ये Zn2+ के फॉर्म में आ रहा है ये सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर में आ जा रहा है, मतलब एक्वस फेज में आ जाएगा और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रोड में छोड़ देगा। बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है तुम्हारा एनोड में रिएक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर ट्रेवल करना शुरू करता है और ट्रेवल करते करते ये कहां पे पहुंच जाता है, तो ट्रेवल करते करते ये तुम्हारा इस कॉपर इलेक्ट्रोड में पहुंच जाएगा। अब इस वाले जो सेल है इसमें प्रेजेंट है Cu2+, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है। तो Cu2+, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया है उसके कारण उसको एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में बदलते जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो Cu2+ है, ठीक है, यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आया है उसको एक्सेप्ट करता है और ये किस में बदल जाता है, Cu सॉलिड में बदल जाता है, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। अब तुम सोचो इसके ऊपर में कौन डिपॉजिट होना शुरू कर रहा है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होना शुरू कर रहा है, मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड में Cu2+ का डिपोजिशन शुरू हो गया है और ये इलेक्ट्रोड को कैसा चार्ज बना देता है, पॉजिटिवली चार्ज बना देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन के इधर जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है इसमें ऑक्सीडेशन के वजह से नेगेटिवली चार्ज हो गया और जब रिडक्शन हो रहा था तो Cu2+ के डिपोजिशन के वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जिधर का, ठीक है, देखो एक वाला जो पार्ट है ना इसको हम लोग हाफ सेल बोलते हैं, इसको भी हाफ सेल बोलेंगे और इसको भी हाफ सेल बोलेंगे। तो जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको नाम देते हैं एनोड हाफ सेल, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड हाफ सेल। और जिस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है उसको नाम देते हैं कैथोड हाफ सेल, उसको क्या नाम दिया जाता है, कैथोड हाफ सेल। तो जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड हाफ सेल बोलेंगे और जिसमें रिडक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, कैथोड हाफ सेल। अब देखो अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पे Zn2+ का अमाउंट बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि नया नया Zn एटम Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और इधर Cu2+ का अमाउंट घटना शुरू होगा। मतलब इस वाला सॉल्ट सॉल्यूशन में पॉजिटिव बढ़ जाएगा और इस वाला सॉल्ट सॉल्यूशन में नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग यहां पे एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब डालते हैं और ये इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब को हम लोग नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये क्या है हम डिटेल में आप लोग को बताएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में हम लोग फिल करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को। इस सॉल्ट ब्रिज में क्या चीज को फिल किया जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को। और इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है सेल का इंटरनल सर्किट को मेंटेन करके रखना, ताकि इधर जो प्लस आयन बढ़ रहा है और इधर जो माइनस आयन बढ़ रहा है दोनों को मेंटेन करके रखे। मतलब इधर जो प्लस बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देगा
और इधर जो माइनस बढ़ रहा है उसको भी नहीं बढ़ने देगा। मतलब दोनों साइड का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वहां पे आयन का कंसंट्रेशन को मेंटेन करके ये सॉल्ट ब्रिज रखता है। बात क्लियर है? ठीक है। एक और चीज अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रोड का वेट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। Zn एटम Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोड से एटम सॉल्ट सॉल्यूशन में जा रहा है। तो बताओ इसका वेट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली इसका वेट जो है वो डिक्रीज करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एनोड हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड का वेट डिक्रीज करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। और जो कैथोड हाफ सेल है उसमें क्या हो रहा है? तो Cu2+ जो है वो डिपोजिट होना शुरू हो रहा है। अगर डिपोजिट होगा तो वेट क्या करेगा बाबू? इंक्रीज करेगा। वेट इंक्रीजेस। बात समझ आ गया? ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब एग्जाम में अगर तुमको गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे तो इतना डाटा नहीं लिखना है, वो तो हम आप लोग को समझाना था। मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो समझाना था, इसी वजह से इतना बात आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट है ना उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लेफ्ट साइड में जो सेल होता है वहां कौन सा प्रोसेस होगा? तो ऑक्सीडेशन होगा और उसका नाम देंगे एनोड हाफ सेल। राइट साइड में जो सेल होता है उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? तो रिडक्शन होगा और उसको क्या नाम देंगे? कैथोड हाफ सेल। जो लेफ्ट एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड है वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली। कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली। एनोड का इलेक्ट्रोड का वेट डिक्रीज करता है, कैथोड का इलेक्ट्रोड का वेट क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है। कुछ समय के बाद यहाँ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। ये सेल का इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन बोथ दी हाफ सेल। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट का बात करना चाहे तो देखो कुछ और पॉइंट क्या क्या यहाँ पे बात किया जा सकता है। हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो के बारे में बात करें तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड हाफ सेल से कैथोड हाफ सेल की तरफ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एनोड हाफ सेल टू कैथोड हाफ सेल, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर साइन के टर्म में बात करें तो कहां से कहां हो रहा है? ये इलेक्ट्रोड कैसा है? नेगेटिव, और ये कैसा है? पॉजिटिव। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कहां होता है? पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। या फिर अगर डायरेक्शन में टर्म में बात करोगे तो ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट। तो कहां से कहां होता है? लेफ्ट टू राइट। ये तुम्हारा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ करंट का बात करोगे, किसका बात करेंगे? फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट का बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनोड हाफ सेल से कैथोड हाफ सेल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कैथोड हाफ सेल से कहां होगा? एनोड हाफ सेल की तरफ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। और अगर डायरेक्शन के टर्म में बात करें तो लेफ्ट टू राइट, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? राइट टू लेफ्ट। तो इन सब पॉइंट से भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम एक वर्ड यूज कर रहे थे डैनियल सेल, याद करते हो? और बोले थे गैल्वेनिक सेल का एक खास, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। तो अगर तुम एनोड हाफ सेल में Zn और ZnSO4 को यूज किए हो और कैथोड हाफ सेल में Cu और CuSO4 को यूज किए हो तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। अब अगर तुम यहां पे चेंज कर दिए ना तो उसको डैनियल सेल नहीं बोलोगे। डैनियल सेल होने के लिए, ठीक है, यहां पे Zn होना चाहिए एनोड में और इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 होना चाहिए और कैथोड में Cu होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? CuSO4। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में भी आप लोग को पढ़ाया जाता है। एक और पॉइंट यहां पे याद रखना, हम लिख नहीं रहे हैं बट आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। जो तुम्हारा डैनियल सेल होता है ना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.1 वोल्ट। मतलब सेल का जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। तो ये बात याद रखना कि डैनियल सेल में जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब हम लोग छोटा छोटा कुछ कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखना चाहे तो किसका देखेंगे? तो एनोड हाफ सेल का। एनोड हाफ सेल।
अब वो एनोड हाफ सेल का और भी नाम है, क्या क्या नाम है इसको देखो। एनोड हाफ सेल को हम लोग लेफ्ट हाफ सेल के नाम से भी बुलाते हैं। लेफ्ट हाफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड होता है। इसको ऑक्सीडेटिव हाफ सेल भी बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव हाफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट इसको नेगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं, नेगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं। नेगेटिव हाफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल का कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब अगर एनोड हाफ सेल को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, the half cell in which oxidation takes place is known as एनोड हाफ सेल। वो हाफ सेल जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग एनोड हाफ सेल कहते हैं, और एनोड हाफ सेल को हमेशा लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एलएचएस। हमेशा इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आईयूपीएससी का कन्वेंशन है, याद रखना। और ये तुम्हारा एनोड हाफ सेल का 4 नाम है, ये भी तुम लोग याद रखोगे। अब हम लोग बात करेंगे कैथोड हाफ सेल के बारे में। तो कैथोड हाफ सेल को हम लोग को उल्टा करना होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और याद रखना, ये चारों नाम को याद रखने के लिए ये लर्निंग कोड याद रख सकते हो, लोन, LOAN। एल मतलब होगा लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेटिव, ए मतलब एनोड और एन मतलब नेगेटिव। बात क्लियर हो गया? ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कैथोड हाफ सेल के बारे में। तो एक होगा कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल को राइट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट हाफ सेल। चूंकि यहां रिडक्शन होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्टिव हाफ सेल। ठीक है, और ये तुम्हारा बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हाफ सेल। तो दिस वाज ऑल अबाउट तुम्हारा कैथोड हाफ सेल का नाम। तो 4 नाम इसका भी होगा, कैथोड हाफ सेल, राइट हाफ सेल, रिडक्टिव हाफ सेल और पॉजिटिव हाफ सेल। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में ना एनोड हाफ सेल को AHC से रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोड हाफ सेल को CHC से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डेफिनेशन बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? वो हाफ सेल जिसमें कौन सा प्रोसेस चलता है? तो जिसमें प्रोसेस चलेगा रिडक्शन। द हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्या? तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड हाफ सेल। वो हाफ सेल जहां पे रिडक्शन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। और इसको हमेशा हम लोग किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, इसको हम लोग किधर रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डेफिनेशन है एनोड हाफ सेल का और कैथोड हाफ सेल का। बात क्लियर है? ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अच्छा, एक और बात याद रखना, एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन करता है, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। देखो, हाफ सेल इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि कंप्लीट सेल बनाने के लिए एनोड और कैथोड दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक जो होगा एनोड को अगर है तो उसको बोलोगे हाफ सेल और कैथोड को भी बोलोगे हाफ सेल, या फिर इनको रेडॉक्स कपल भी बोला जाता है। ठीक है, इनको किस नाम से बुलाते हैं? रेडॉक्स कपल के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एनोड और कैथोड का डेफिनेशन भी तुम लोग याद रख के चलना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक अपना रखते हैं। इसी के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।